बहुत सारे लोग जो वसीम साहब की वजह से बरेली को जानते हैं, और आप वसीम साहब की बायोग्राफी को लिख रहे हैं, तो कैसे अनुभव हैं आपके वसीम साहब के साथ और उनकी बायोग्राफी को लिखते देखिए, हुए? बरेली के 3000 लोगों पे मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, उसमें कुछ बरेली के बाहर के भी हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये इंटरव्यूज़ मैंने बरेली में ही किए, बरेली में ऑन स्क्रीन किए हैं। पहले हमारा एक लोकल चैनल होता था वीएम दर्पण, फिर मैं दूरदर्शन के लिए करता था, तो मैंने हेल्थ एंड केयर में रिनाउंड डॉक्टर्स को बुलाता था, किसी एक बीमारी में बात करता था, और आपकी बात में मैं पर्सनैलिटी से बात करता था, काबिल तारीफ़ में मैं और तरीके की बातें करता था। तो जब मैंने इतने सारे लोगों को इंटरव्यू किया, और वसीम साहब तो एक बड़ा नाम है, इंटरनेशनली एक्लेम्ड हैं वो, और पूरी दुनिया उन्हें पसंद करती है, क्या जादू बिखेरते हैं वो अपनी शायरी के माध्यम से, इतने किस्म के मुझे अनुभव हैं, इतनी किस्म की बातें हैं। फिर वसीम साहब को मैंने अलग अलग दौर में सुना है, जैसे कि उन्होंने एक गज़ल लिखी थी, मिली हवाओं में उड़ने की सजा यारों कि मैं ज़मीन के रिश्ते से कट गया जाऊं। ये शेर उन्होंने पहली बार मेरे सामने पढ़ा था। मेरा दोस्त है राहुल जौहरी, हम उनकी शादी के लिए दिल्ली जा रहे थे, जो बीसीसीआई के सीईओ रहे, जो डिस्कवरी के हेड रहे, जो जी के अभी प्रेसिडेंट रहे, तो उनके फादर जो थे वो हेल्थ मिनिस्टर थे यहाँ से, तो वो मेरे दोस्त हैं राहुल जौहरी। तो हम लोग उनकी शादी में जा रहे थे, तो गजरौला में लंच हुआ, तो लंच के बाद वसीम साहब से ये इसरार हुआ कि आप कुछ सुनाइए, तो उन्होंने पहली बार ये गज़ल वहाँ सुनाई। बाद में इस गज़ल को मैंने लता मंगेशकर और जगजीत सिंह से सुना है, मैं जगजीत सिंह का बड़ा भारी फैन, मैं उनका कैसेट तुरंत लेके आता था, तो मैंने उसमें सुना। फिर वसीम साहब ने मुझे बताया कि ये गज़ल जगजीत सिंह के पास कैसे पहुँची, और लखनऊ में एक मुशायरा था, उसमें जगजीत साहब को सम्मानित किया गया था, वसीम साहब भी वहाँ थे, तो जगजीत जी ने उनको एक छोटा सा नोट भेजा जहाँ बैठे हुए थे कि आप मुझसे मिले बगैर नहीं जाएंगे। बात ठीक है। वसीम साहब ने वहाँ ये गज़ल सुनाई, मेरी हवाओं में उड़ने की ये सजा जानो। फिर जब बाहर दोनों की मुलाकात हुई, तो वसीम साहब ने कहा ये गज़ल मुझे गानी है, ये मुझे दे दीजिए। वसीम साहब के साले उनके साथ थे, तो वहाँ कागज़ नहीं था कोई, तो जो वो कागज़ लेके आओ कोई, तो कागज़ तो मिला नहीं, तो वो सिगरेट की डिब्बी फेंकी हुई थी, तो उसकी जो एक कागज़ होता है, उसकी जो पिछला वाला पेपर होता है, उस पर दो शेर इधर और दो शेर उधर लिख के वसीम साहब ने जगजीत साहब को दिए, सिगरेट की डिब्बी पे लिखकर जगजीत साहब को दिया, जिसे लता मंगेशकर और जगजीत साहब ने गाया। तो ये जो गहराई है कि वो जो किस्से हैं वो व्यक्ति वही लिख सकता है जिसका एक जीवन अनुभव जो है लंबा हो और उस व्यक्ति के साथ एक लंबा जुड़ा हो। हाँ, तो ऐसी ही सैकड़ों हजारों बातें हैं वसीम साहब की मेरे पास, तो मैं उनसे और सारी चीज़ें और बहुत सारे घंटों के हिसाब से मैंने उनसे बातें की है, रिकॉर्डिंग्स की है, मैंने उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की है, तो मैं उनकी बायोग्राफी लेके आ रहा हूँ। और बायोग्राफी मैं इस अंदाज में लेके आ रहा हूँ कि जब बायोग्राफी होती है तो वो होती है आत्मकथा, है ना, और जो आदमी अपनी आत्मकथा लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और जो कोई और लिखता है तो उसको बायोग्राफी कहते हैं। लेकिन मैं खुद वसीम बन के वसीम साहब की बायोग्राफी लिख रहा हूँ, यानी कि मैं खुद बायोग्राफी को ऑटोबायोग्राफी मूड पे लिख रहा हूँ। अब मैं कितना सफल हो पाता हूँ ये तो बात की बात है, लेकिन मुझे उनको लिखते हुए बहुत मजा आ रहा है। मजा भी आ रहा होगा, और कई बार मतलब आप गहराई में घुसते होंगे, भटकने की कोशिश करते होंगे, बांधते होंगे। नहीं, मैं अपने अंदर वसीम साहब को महसूस करता हूँ। आप सोचिए, मुझे लगता है मैं किसी मंच पे खड़ा हुआ हूँ, वो मीना कुमारी की महफिलों में, प्राइवेट महफिलों में गए हैं, वो गुलजार साहब के साथ बैठे हैं, वो जगजीत साहब के साथ बैठे हैं, तो मैं अपने तस्वुर में यही सोचता हूँ कि मैं मीना कुमारी की महफिल में हूँ तो मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ, मैं जगजीत साहब के साथ बैठा हूँ तो मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ। तो जब तक मैं अपने अंदर उनका चोला नहीं पहनूंगा तब तक मैं कैसे लिख पाऊंगा उनकी। तो मुझे मज़ा बहुत आ रहा है, ये मेरे लिए एक प्रयोग है, देखिए कितना सार्थक है। मुझे लग रहा है ये आपके लिए ही नहीं, ये बरेली और बरेली से बाहर पूरी दुनिया के लिए एक नया प्रयोग होगा, और बरेली की शख्सियत के वो अनछुए पहलू लोगों के सामने आएंगे निकल कर, जिनसे शायद हम लोग रूबरू नहीं है, हमें नहीं पता है उनके बारे में। वसीम साहब को लोग उनकी शायरी के माध्यम से जानते हैं, लेकिन वो एक शख्सियत क्या है, वो कितने उम्दा इंसान है, वो कितना दुनिया के बारे में सोचते हैं, कैसे उनके आंसू छलक जाते हैं। अभी शाहरुख खान ने उनको अप्रोच किया, उनको अपनी एक फिल्म में उनके एक शेर को लाना चाह रहे थे, और उस शेर में थोड़ी सी तोड़ मरोड़ करनी थी, तो वो जो प्रोड्यूसर थे उनके हवाले था ये काम, और प्रोड्यूसर साहब कई बार बात कर चुके थे और बात बन नहीं रही थी, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब प्रोड्यूसर बन के वसीम साहब से बात कर रहे थे। वसीम साहब ने कहा इसकी इजाज़त तो हमने किसी को नहीं दी आज तक, कैसे हो सकता है। तो इत्तफाकन मैं एक दिन बैठा हुआ था, तो प्रोड्यूसर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि अब आप बात कीजिए। तो सीधे सीधे शाहरुख खान ने वसीम साहब से बात की, और शाहरुख खान ने
किस नरम अंदाज में, कितना झुक कर, कितना इंसानी तरीके से वसीम साहब से बात की और क्या इल्तिजा करी और किस तरह से उनको मोहित किया और किस तरह से उन्होंने अपने शब्दों में और अपने प्यार में, मोहब्बत में वसीम साहब को बांध लिया कि वसीम साहब ने तुरंत इजाज़त दे दी कि जो चाहे नहीं कर पाएगा भाई, जो चाहे कर लो। तो देखिए ना, इंसानियत, भाषा, बातचीत। हमें लग रहा है वो शेर जो है पठान फिल्म में आया था, किसमें आया था? वो अभी आया है किसी, अभी कोई फिल्म आई थी आई थिंक पठान तो वगैरह। मतलब मैं उस बात का गवाह था कि इतने बड़े किरदार का आदमी वसीम साहब को किस कदर, किस तरह इज्जत दे रहा है और किस तरह से मान मुनव्वल कर रहा है और किस तरह से मोहब्बत दे रहा है, मतलब मैं गवाह हूँ उस चीज़ का। जी, मतलब अद्भुत है। लेकिन वसीम साहब इस बात से बड़े आहत हुए। अखबारों ने उन्हें इस तरह से छापा, इस तरह से बातों को गोल मोल किया, इस तरह से कि शाहरुख वसीम साहब ने इंतज़ार करवाया, शाहरुख खान को उन्होंने बहुत रपटाया, कुछ इस तरह की बातें लिखी। वो अक्सर मुझसे बात करते हैं तो बड़े आहत महसूस करते हैं। जी, है ना। लेकिन वसीम साहब बरेली के बारे में बहुत सोचते हैं, युवाओं के बारे में बहुत सोचते हैं, खास तौर से जो नई नस्ल है उसके बारे में बहुत ज़्यादा। ये तो मैंने भी वसीम साहब से जब मेरी मुलाकात हुई और मेरी बातचीत हो रही थी तो मैंने उनके अंदर एक दर्द देखा, जो आज की जनरेशन है उसको लेकर उनके अंदर एक दर्द है। तो उनके साथ एक बहुत बड़ा अच्छा दौर भी जिया है। जी। जब जाइए तो उनको बहुत बहुत अच्छी चाय पिलवाते हैं और पीछे चाय लग के आती है, बहुत सारा खाने पीने का। एक दिन मुझसे कह रहे थे, मैं कहने आज चाय का, बोले कुछ ठंडा, मैंने ठंडा, बोले वो बाग के आम आए हुए, आम खाइए। तो हमने वसीम साहब ने जो चूस के उनके बाग के मीठे मीठे आम खाए हैं, वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मैं मिर्ज़ा गालिब को याद कर रहा था क्योंकि मिर्ज़ा गालिब ने अपनी उम्र 1 साल कम बताई। तो किसी ने पूछा, रे आप तो इतने साल के हैं? बोले 1 साल आम नहीं खाए थे। वो ज़िंदगी में गिनता ही नहीं हूँ मैं। तो आम मेरी माँ भी बहुत पसंद करती थी, मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, और जिस साल हम आम नहीं खाते वो साल हम अपनी उम्र में जोड़ते ही नहीं है गालिब साहब के हिसाब से। अच्छा, आम जब चूसने की बात आती है तो हमें पता नहीं क्यों मोदी और अक्षय कुमार याद आ जाते हैं। नो कमेंट्स। लो नो कमेंट। ये फिर पॉलिटिकल इंटरव्यू थोड़ी चल रहा है। बड़े लोग ऐसे कहते हैं। अच्छा, नो कमेंट। बड़े लोग नो कमेंट। आप तो शुमार कैसे होंगे? ये अद्भुत है। तभी तो मतलब बिना पका हुआ तरबूज खा रहे हम लोग एकदम। तो खैर बड़े ये भी क्या है कि पकी ही चीज खाओ, पकी ही चीज खाओ। ठीक है, तो हम लोग ये पीला तरबूज खाने में मजबूर है और पंखा बंद कर रखा है। इतना बुरा नहीं है, इतना बुरा नहीं है, टेस्ट है, मीठा है। हाँ, लेकिन ये भी है कि जहाँ लाल है वहाँ मीठा है, जहाँ सफेद है वहाँ फीका है। तो ये जिंदगी जैसा है, जिंदगी जैसा है, मतलब जिंदगी जैसा है, तरबूज जैसी। जी, तरबूज जैसी जिंदगी। अद्भुत है।